हाय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हम 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा 8वां लेक्चर है, जिसमें 7वां लेक्चर में हम पढ़े थे रासायनिक समीकरण के दोष के बारे में। रासायनिक समीकरण के दोष के बारे में 7वां लेक्चर में हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद या उपयोगी बनाने के तरीके। मतलब अधिक सूचनाप्रद मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, वैसा हम रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, बनाएंगे। रासायनिक समीकरण को वैसा बनाएंगे जिससे हमको और सूचना मिल सके। पहला था जो सूचना नहीं मिल रहा था या दोष में, जो उसके भौतिक अवस्था की जानकारी हमको नहीं मिल पाती थी। बट अब जो है हम अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिल पाती थी उसकी जानकारी हम हासिल कर लेंगे। बोल सकते हैं जबरदस्ती कर लेंगे। ठीक, तो हेडलाइन है, चैप्टर नेम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और सब टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद या उपयोगी बनाने के तरीके। तो अधिक सूचनाप्रद कैसे बनाएंगे? अधिक सूचनाप्रद कहने का मतलब हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, वैसा हम रासायनिक समीकरण को बनाना चाहेंगे। तो पहला जो था, हमको जानकारी नहीं मिल रहा था, पदार्थ के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिल पाती थी। बट हम भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए क्या करते हैं, तो कुछ उपाय कर लेते हैं जिससे हमको भौतिक अवस्था की जानकारी मिलने लगेगी। मतलब कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, तो इसकी भी जानकारी हमको मिलने लगेगी। पहला वही लिखते हैं। पहला है अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए हम पहला पॉइंट लिखते हैं, रासायनिक समीकरण से पदार्थ की भौतिक अवस्था के जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, ठोस का मतलब इंग्लिश में होता है सॉलिड, है ना। तो हम कोई पदार्थ ठोस है तो क्या करेंगे, ठोस के लिए हम संकेत या सूत्र के आगे क्या कर देंगे, तो हम S लिख देंगे। पदार्थ के संकेत तथा सूत्र के बगल में ठोस के लिए हम क्या करेंगे, यदि कोई चीज ठोस है, ठोस मतलब सॉलिड, यदि कोई चीज सॉलिड है तो हम समीकरण के संकेत और सूत्र के आगे हम S लिख देंगे। ठीक, यदि कोई चीज गैस है या द्रव है, सेकंड नंबर द्रव, यदि कोई चीज द्रव है मतलब लिक्विड यदि कोई चीज है तो संकेत और सूत्र के आगे हम L लिख देते हैं। यदि कोई चीज गैस है तो संकेत और सूत्र के आगे हम क्या कर देते हैं, तो G लिख देते हैं। यदि कोई चीज में पानी मिला हुआ है मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन। पानी मिला हुआ है तो हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो यदि कोई चीज में पानी मिला हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चूना में पानी मिला देते हैं तो चूना पानी वो कि एक्वस है। उसी तरह से जैसे हम नमक में पानी मिला देते हैं,
नमक में पानी मिलाते हैं तो वो एक्वस है। एक्वस मतलब जलीय। नमक नहीं बोलेंगे उसको। नमक में यदि पानी मिला देंगे तो नमक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नमक का जलीय विलयन। तो यदि जलीय विलयन रहेगा उसको हम कैसे दिखाएंगे? केवल नमक को तो हम लिखेंगे एस, सॉलिड है, ठोस है। बट नमक में पानी मिल गया तो ठोस नहीं है, वो तो घुल गया उसमें। तो घुल गया तो क्या बोलेंगे? उसको हम जलीय विलयन बोलते हैं, उसको हम एक्वस लिखते हैं, एक क्यू। ठीक, तब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से सर बताइए आप हमको। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम NaCl ले लेते हैं। NaCl का जलीय विलयन, इसमें क्या कर देते हैं हम? AgNO3 मिला देते हैं। या ये एग्जाम्पल ना लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल अगले मतलब टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं चूने वाला या CaCO3 वाला। CaCO3 को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म। तो हमको मिलता है CaO और प्लस में CO2। तो CaCO3 जो है वो ठोस रहता है। तो ठोस के जानकारी कैसे देंगे? तो समीकरण से पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए पदार्थ के संकेत तथा सूत्रों के बगल में, यहाँ पे इसके बगल में जो है वो ठोस के लिए क्या लिखेंगे हम? S लिख देंगे। अब पता चल रहा है ये ठोस है, ये भी ठोस होता है, इसके भी बगल में S लिख देंगे। और CO2 हम जानते हैं गैस होता है, इसके बगल में हम क्या लिख देंगे? G लिख देंगे। तो यहाँ से भौतिक अवस्था की जानकारी मिल रही है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम H2, जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। जिंक को हम मिला देते हैं किसमें? HCl में। ये बनता है ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो भौतिक अवस्था की जानकारी देना है। तो ये जिंक ठोस रहता है, तो ठोस के लिए हम क्या लिखते हैं? S। HCl जो है वो पानी में घुला हुआ है, तो पानी में जो घुला रहता है उसके लिए लिखेंगे हम एक्वस। ये जो है विलयन है, ये भी पानी में घुला है, तो ये भी होगा एक्वस। और ये गैस है, तो इसको लिए लिखेंगे हम G। तो पदार्थ के भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? ये तरीका अपना लेते हैं। संकेत और सूत्र के बगल में हम क्या करते हैं? तो उसके अवस्था को लिख देते हैं। ये तो था भौतिक अवस्था की जानकारी। दूसरा बात करते हैं गैस के उत्सर्जन की जानकारी। यदि कोई रिएक्शन में गैस निकल रही है, तो गैस यदि निकलती है तो उसकी जानकारी हम कैसे देंगे? फिर से दूसरा पॉइंट है, गैस यदि कोई रिएक्शन में क्या हो रही है? निकल रही है, तो गैस के उत्सर्जन की जानकारी हम कैसे देंगे? सोच के बताइए। तो यदि कोई गैस निकल रही है, तो यहाँ पे गैस निकल रही है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर की ओर एरो दे देंगे, हो गया। तो गैस की उत्सर्जन की जानकारी कैसे देते हैं? तो ऊपर की ओर हम एरो लगा देंगे तो समझ जाएंगे गैस निकल रही है। तो दूसरा लिखते हैं रासायनिक समीकरण से गैस के उत्सर्जन के जानकारी के लिए गैस वाले पदार्थ के बगल में ऊपर की ओर क्या दे देते हैं? ऊपर की ओर तीर चिन्ह दे देते हैं, तीर चिन्ह। तो समझ जाएंगे गैस क्या हो रही है? निकल रही है। यही एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, गैस तो निकल ही रहा है, तो इसी के एग्जाम्पल को हम यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो रहा है? जिंक जो है सॉलिड है वो HCl
से रिएक्शन करके, जो कि जलीय विलयन है एक्वस, बनाता है ZnCl2 जो कि एक्वस है, और इसमें गैस निकल रही है, ये गैस है। तो इसको ऊपर की ओर हम क्या करते हैं, गैस निकल रही है तो ऊपर की ओर हम एरो दे देते हैं, ऐसे करके ऊपर की ओर हम एरो दे देंगे तो समझ जाएंगे गैस निकल रही है। तो गैस की जानकारी के लिए हम ऊपर की ओर एरो दे देते हैं। तीसरा बात, ये तो 2 बात थी, ये 2 जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। तीसरी बात आती है, जो कोई रिएक्शन में ऊष्मा जो है वो निकल रहा है, या कोई रिएक्शन में ऊष्मा हम दे रहे हैं, मतलब कोई रिएक्शन में हीट निकल रहा है या हीट दे रहे हैं, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो यदि हीट दे रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी, और यदि हीट निकल रही है तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं ऊष्मा क्षेपी। तो तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इसको मिटाते हैं और तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, रासायनिक समीकरण से ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलती है, तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के जानकारी के लिए, जानकारी ऊष्माक्षेपी का देना है। तो पहला बात करते हैं, ऊष्माक्षेपी की जानकारी कैसे देंगे। यदि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है उसकी जानकारी कैसे देते हैं, तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं तब समझाते हैं। जैसे हम चूना में पानी मिलाते हैं तो हमको चूना पानी बनता है और ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। तो इस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है, उसकी जानकारी देने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस ऊष्मा लिख देंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जानकारी यहाँ मिल रही है, यहाँ पे प्लस ऊष्मा है किधर, तो प्रतिफल के तरफ। यदि प्रतिफल के तरफ, किसके तरफ, प्रतिफल के तरफ, यदि प्रतिफल के तरफ क्या लिखा हो, प्लस ऊष्मा लिखा हो, तो समझ जाएंगे वो रिएक्शन में हीट निकल रही है, मतलब वो रिएक्शन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के लिए प्रतिफल के तरफ क्या लिखा होगा, तो प्लस ऊष्मा लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे प्रतिफल के तरफ प्लस ऊष्मा है, मतलब इस रिएक्शन में ऊष्मा निकल रही है। और ऊष्मा शोषी के लिए इसका उल्टा, अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा दे देंगे, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए क्या करते हैं, तो अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा लिखा रहता है। तो कैसे, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे CaCO3 को हम गर्म करते हैं तो हमको CaO और CO2 मिलता है। इस रिएक्शन में गर्म कर रहे हैं, मतलब ऊष्मा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ऊष्मा दे रहे हैं मतलब वो जिस रिएक्शन में ऊष्मा दिया जाता है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी।
तो यहाँ पे उष्मा शोषी है, क्योंकि उष्मा दे रहे हैं। तो दे रहे हैं कैसे पता चलेगा, तो प्लस उष्मा लिखा रहेगा। तो प्लस उष्मा है मतलब ये उष्मा शोषी है, मतलब उष्मा इसको दिया जा रहा है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के जानकारी के लिए अभिकारक की ओर प्लस उष्मा, और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की जानकारी के लिए प्रतिफल की ओर प्लस उष्मा रहता है। इसमें किधर, अभिकारक की ओर, अभिकारक की ओर क्या लिखेंगे हम, प्लस उष्मा लिख देंगे। तो समझ जाएंगे वो उष्मा क्या है, शोषी है, और प्रतिफल की ओर रहेगा तो समझेंगे वो उष्मा क्षेपी है। इसकी भी जानकारी मिल गई। अब अगला पॉइंट है अभिक्रिया के लिए, उससे पहले बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट होगा ना, दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट हम बांध लेते हैं, रिएक्शन में कोई अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप बताए थे, जो पदार्थ ठोस के रूप में विलयन में नीचे बैठ जाता है वो अवक्षेप कहलाता है। तो अवक्षेप बन रहा है, उसकी जानकारी हमको कैसे पता लगेगी। तो चौथा पॉइंट है अवक्षेप की जानकारी। अवक्षेप की जानकारी। तो अवक्षेप वाला एक एग्जाम्पल बताए भी थे, जैसे AgNO3 में हम मिला देते हैं NaCl, तो हमको बनता है AgCl और NaNO3, यही बनता है ना। हम आगे सीखेंगे कैसे बनता है। इसमें ये नीचे बैठ जाता है, ये नीचे बैठ जाता है, ये क्या बनता है, अवक्षेप। तो अवक्षेप की जानकारी देना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो अवक्षेप बन रहा है उसके बगल में नीचे की ओर एरो दे देते हैं। तो रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है और हमको समीकरण में दर्शाना होगा, तो हम समीकरण में जो पदार्थ अवक्षेप है उसके नीचे की ओर एरो दे देते हैं। ऊपर की ओर एरो किसके लिए देते हैं, गैस के लिए, और नीचे की ओर अवक्षेप के लिए। तो लिख लेते हैं अवक्षेप के जानकारी के लिए अवक्षेप वाले पदार्थ के बगल में क्या करते हैं, तो नीचे की ओर तीर चिन्ह दे देते हैं। अवक्षेप की जानकारी ऐसे प्राप्त चल जाएगा। ये एग्जाम्पल है इसका। ये था चौथा पॉइंट, अवक्षेप की जानकारी हम ऐसे देंगे। अगला पांचवा पॉइंट हम बात करते हैं, यदि कोई रिएक्शन में रिएक्शन के लिए यदि कोई कंडीशन है, मतलब रिएक्शन कितना टेम्परेचर पे हुआ है। कुछ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। कुछ रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। तो कितना टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ है उसकी जानकारी कैसे देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन है जो 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये वाला रिएक्शन 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक। हम उसको अभी नॉर्मल टेम्परेचर जितना है उसी पे कराएंगे, तो कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो उसकी जानकारी कैसे देंगे, जो ये रिएक्शन 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है।
तो कंडीशन जो रहता है, कंडीशन मतलब उसकी दशाएं, क्या कंडीशन रखा गया था रिएक्शन को कराने के लिए, उसकी जानकारी कैसे देते हैं। उसके लिए एरो के ऊपर या नीचे कंडीशन को हम लिख देते हैं। ठीक, तो अगला है दशाओं रासायनिक अभिक्रिया के लिए कंडीशन मतलब शर्तों की जानकारी, ये कैसे देंगे। तो शर्तों की जानकारी के लिए क्या करते हैं, तो हम एरो पे क्या कर देंगे, शर्त को लिख देते हैं। अभिकारक से हमको यदि प्रतिफल बनता है तो शर्त को कहाँ लिख देते हैं, एरो पे। यहाँ पे हम शर्त लिख देते हैं। शर्त क्या था, मतलब ताप कितना था, दाब कितना था, और उत्प्रेरक क्या था। उत्प्रेरक वो होते हैं जो रिएक्शन को रेट को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए शर्त की जानकारी मतलब क्या कंडीशन था, ताप कितना, दाब कितना, इस सब की जानकारी हम एरो पे लिख देते हैं, चाहे ऊपर या नीचे। ये 5 पॉइंट। छठा पॉइंट बात करते हैं छठा पॉइंट है अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी। उत्क्रमणीयता की जानकारी मतलब कोई रिएक्शन को हम कराते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो, ये जैसे एग्जाम्पल है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें अभिकारक से प्रतिफल भी बनते हैं और प्रतिफल से अभिकारक भी बनते हैं। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन। तो उसकी जानकारी कैसे देंगे, तो हम समीकरण जो लिखते हैं उसको हम दोनों ओर हम तीर चिन्ह ऐसे करके दे देते हैं, तो हमको रिवर्सेबल रिएक्शन की जानकारी मिल जाती है। रिवर्सेबल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए वो रिएक्शन जो दोनों ओर होते हैं, दोनों ओर होते हैं मतलब अभिकारक से प्रतिफल भी बनते हैं और प्रतिफल से अभिकारक भी। इसमें ये बता रहा है AgCl टूट के ये बनाता है और ये एरो बता रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला तो बता रहा है AgCl टूट के ये बनाता है, नीचे वाला बता रहा है ये जुड़कर ये बनाता है। तो रिवर्सेबल रिएक्शन की जानकारी के लिए हम समीकरण के दोनों ओर क्या करते हैं, तीर चिन्ह देते हैं इस टाइप से। तो ये थे 6 पॉइंट जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया के जो है और ज्यादा सूचनाप्रद बना सकते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे प्रकार हैं केमिकल रिएक्शन के, उसको डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल कुछ यदि कुछ समझ में न आए तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आराम से ये चैप्टर निकल जाएगा। ठीक, थैंक यू, रहने देते हैं यहीं पे।